과정에서 사고가 좀 있어가지고 입건되셨습니다. तो आज की इस कहानी में आप देखने वाले हो कि आखिर ये फ्रॉड कॉल होती किस तरह से है और आखिरकार इनका रैकेट है कितना बड़ा। आज की इस मूवी में आप एक एक चीज बहुत डिटेल में देखोगे कि आखिर फ्रॉड कॉल की कैसे जाती है और उन्हें आपकी डिटेल्स मिलती कैसे हैं। मूवी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज आप भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे हमारी सारी वीडियोस आपको अपलोड होते ही रात के 8:30 बजे आपको मिल जाएगी। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें शो दिखाया जाता है जो एक कंस्ट्रक्शन साइट में चीफ होता है। आज उसे बोनस आया था तो वो अपनी वाइफ को कॉल करता है उसे ये खुशखबरी देने के लिए। उधर हम शो की वाइफ मियोन को देखते हैं जिसका एक छोटा सा कैफे होता है जहाँ पर वो खाना सर्व कर रही होती है, इसीलिए वो शो का कॉल नहीं उठाती। इधर शो की नजर पड़ती है एक टैटू वाले बंदे पर जिसने हेलमेट नहीं पहना होता है, तो शो उससे हेलमेट पहनने के लिए कहता है क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। शो की बात मानकर वो बंदा भी हेलमेट पहन लेता है और वहां से चला जाता है, पर वो एक जगह पर जाकर अपने बैग से जैमर निकालता है और उसे एक जगह पर छुपा देता है। उधर एक वर्कर काफी ऊंचाई में काम कर रहा था लेकिन ढीली फिटिंग होने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है। सू जब उसे हाथ दे रहा होता है तभी सीन यहीं पर कट हो जाता है। उधर हम मियामी को देखते हैं जिसके फोन में एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरा बंदा उससे कहता है मैं सू का वकील बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट में एक वर्कर की जान चली गई है इसलिए सू को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बात सुनकर मियामी बहुत बुरी तरह से डर जाती है तो वो सू को कॉल करने लगती है, पर वहाँ पर ऑलरेडी जैमर लगा हुआ था इस वजह से सू की कॉल नहीं लगती। तो इस बार वो बिल्डिंग में कॉल करती है और दूसरी तरफ से एक दूसरा बंदा उसे बताता है कि यहाँ पर पुलिस आई थी और फिर सू को अपने साथ ले गई है। ये बात सुनकर मियामी बहुत बुरी तरह से डर जाती है और तभी उसे एक और कॉल आती है जिसमें दूसरी तरफ से बंदा उसे बताता है कि वो पुलिस स्टेशन से बात कर रहा है और शू को हमने अरेस्ट कर लिया है। अगर आप शू से मिलना चाहती हो तो पुलिस स्टेशन में आकर मिल सकती हो। ये बात सुनकर मियामी बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और वो पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगती है, पर इतने में ही उसे एक और कॉल आता है जिसमें वही बंदा था जिसने उसे सबसे पहली बार कॉल की थी। वो उसे बताता है कि वो शू का वकील बोल रहा है और पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और वो लोग शू को छोड़ देंगे, बस इसके बदले में आपको गवर्नमेंट की ही कंपनसेशन साइट में $60,000 का कंपनसेशन देना होगा। मियामी इतना घबरा चुकी थी कि वो तुरंत ही उसके भेजे गए लिंक पर $60,000 का कंपनसेशन दे देती है। पर उधर हम कंस्ट्रक्शन की साइट देखते हैं जहाँ पर किसी की भी जान नहीं गई होती है। शू ने उस बंदे को बचा लिया होता है। नीचे वो टैटू वाला बंदा भी उस जैमर को अपने साथ लेकर निकल जाता है। इधर शू जब देखता है कि उसे उसकी वाइफ की इतनी सारी कॉल्स लगी हैं तो वो तुरंत ही कॉल बैक करता है और जब उन दोनों की बात होती है तो मियामी को पता चलता है कि ना ही कोई पुलिस आई है, ना ही कोई अरेस्ट हुआ है और ना ही किसी की जान गई है। अब तक मियामी को भी समझ आ चुका था कि उसके साथ स्कैम हुआ है, इसलिए वो बहुत जोरों से बैंक की तरफ भागने लगती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसने आने में बस कुछ सेकंड की ही देरी कर दी। दूसरी तरफ उन स्कैमर्स ने एटीएम से सारे पैसे निकाल लिए थे और अब बैंक भी मियामी की कोई मदद नहीं कर सकती है। इससे मियामी को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो बैंक में ही होश खो बैठती है। वो किसी तरह से खुद को संभालती है और घर की तरफ जाती है, तभी रास्ते में उसे एक बार फिर से उसी स्कैमर का कॉल आता है जो उसे अपना नाम हुंसू बताता है। मियामी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज वो उसके पैसे वापस कर दे, पर वो उसे थैंक यू बोल करके कॉल को काट देता है। मियामी इन सब से इतना डिस्टर्ब हो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उसकी तरफ कार आ रही होती है और उससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सू जब अपनी वाइफ को देखने के लिए हॉस्पिटल में आया होता है तो उसे पता चलता है कि उसके डायरेक्टर के साथ भी यही फ्रॉड हुआ है। इस वजह से डायरेक्टर के साथ साथ सभी एम्प्लॉयज के भी पैसे उड़ जाते हैं। उनके फ्यूनरल के दिन सभी एम्प्लॉयज डायरेक्टर को बुरा भला कह रहे होते हैं क्योंकि उनकी गलती की सजा अब सभी एम्प्लॉयज को भुगतनी पड़ रही है। वो सेक्रेटरी सू को बताती है कुछ दिनों पहले डायरेक्टर के पास एक इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आया था। वो डायरेक्टर को एक बहुत अच्छी स्कीम बताते हैं, तो डायरेक्टर अपने साथ साथ सभी वर्कर्स का भी भला करना चाहते थे, इसलिए वो उसे अपनी भी और अपने वर्कर्स की भी डिटेल दे देते हैं। तभी शू को उस टैटू वाले बंदे का भी ध्यान आता है, तो वो शहर के सारे टैटू पार्लर में जाकर उसके बारे में पता करने लगता है। तभी उसे एक टैटू पार्लर से पता चलता है कि वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। शो तुरंत ही उस ट्रैवल एजेंसी पर नजर रखने लगता है और तब उसे पता चलता है कि ये ट्रैवल एजेंसी लोगों को चाइना में जॉब का लालच देती है और उनसे अच्छे खासे पैसे ठग लेती है। आज भी वो बहुत सारे लोगों को लालच देते हैं और अपने साथ बिठा करके एयरपोर्ट में ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में शो उस टैटू वाली गाड़ी को अपनी गाड़ी से हिट कर देता है
और फिर उसकी कार में जाकर उसे बहुत पीटता है। शू उसे वही फ्रॉड कॉल सुनाता है और उससे दूसरी तरफ वाले आदमी का नाम पूछता है। काफी देर की पिटाई के बाद आखिरकार वो एक बंदे पार्क का नाम लेता है। उधर पुलिस की इंफॉर्मेशन से शू को पता चलता है कि ये सारा रैकेट चाइना से ऑपरेट किया जाता है, जिसके बाद वो साउथ कोरिया में पैसे को विड्रॉल करते हैं, जिसके बाद इन पैसों को चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए वो चाइनीज अथॉरिटी में भेज देते हैं। पुलिस शू से कहती है कि ये ऑपरेशन चाइना में किए जा रहे हैं, तो हमें इसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। अब तक शू को समझ में आ जाता है कि पुलिस अपने तरीके से कभी उन्हें नहीं पकड़ सकती, इसलिए वो खुद ही उन्हें पकड़ने का डिसाइड करता है और एक हैकर शील की मदद लेता है। शील ने बहुत लोगों से कर्जा लिया होता है, तो उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए वो शू का काम करने के लिए मान जाती है। वो शील को मियामी का फोन देता है और उससे उस फ्रॉड नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है। शील जब उस नंबर को ट्रेस करती है तो उसे पता चलता है कि ये नंबर तो बहुत हाई सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड है और इसे दुनिया की कई सारी अलग अलग कंट्रीज से डाइवर्ट भी किया गया है, तो इसे ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। और शील को ये भी पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी की आईडी से लिंक नहीं है, बल्कि ये तो एक सॉफ्टवेयर से खुद ही जनरेट किया गया है और जिस नेटवर्क से इस नंबर को ऑपरेट किया जा रहा है उसे भी काफी हाई सिक्योरिटी में रखा गया है, तो किसी भी तरीके से उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता है। तभी शील उसे उस कॉल रिकॉर्डिंग की बैकग्राउंड नॉइज सुनाती है और उसे बताती है कि ये एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर है जिसके अंदर रोज लाखों में फ्रॉड कॉल की जाती है। तभी शू को खबर मिलती है कि पुलिस ने पार्क के एड्रेस को ढूंढ निकाला है और वो उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। शू तुरंत ही स्टील के साथ पार्क के एड्रेस पर निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर एक बार पार्क पुलिस के हाथ लग गया तो वो कभी भी पार्क से कुछ भी नहीं उगलवा पाएगा। शू रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे पार्क से मिलने के लिए कहता है, पर रिसेप्शनिस्ट इस बात के लिए उससे मना करती है। शू उसे बताता है कि आज रात के लोगों का कंटेनर नहीं आने वाला है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों, ये वही एक्सीडेंट होता है जो खुद शू ने किया था। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट को ऐसा लगता है कि इसके पास इतनी खास जानकारी तभी आ सकती है जब ये कोई खास बंदा होगा, इसलिए वो उसे अंदर भेज देती है। अंदर हम एक ब्रोकर को देखते हैं जो पार्क के पास डेटा बेचने के लिए आया हुआ होता है। वो बताता है कि उसके पास लोगों के क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, पर ये ऑफर पार्क को पसंद नहीं आता क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे लोगों की डिटेल होती है। तभी ब्रोकर उसे एक और ऑफर देता है और उससे बताता है कि उसके पास बहुत सारे बिल्डर्स का डाटा है। ये सुनकर के पार्क खुश हो जाता है क्योंकि वो उन बिल्डर्स के डाटा की हेल्प से उन सभी लोगों का नंबर निकाल सकता है जिन्हें फ्लैट चाहिए होगा, तो वो उन्हें फ्लैट के नाम पर ठगी कर सकता है। कुछ देर के बाद शो को बुलाया जाता है, पर तभी पुलिस रेड कर देती है। इस वजह से पार्क और उसके सभी आदमी इधर उधर भागने लगते हैं। मौके का अच्छा फायदा उठा करके शो उन डाटा वाली पेन ड्राइव्स को अपने पास छुपा लेता है। उधर पुलिस जब पार्क के पीछे पड़ी होती है तो शो पुलिस को मार करके पार्क को छुड़ा लेता है, लेकिन इस बीच पुलिस चीफ ली उसे देख लेता है और ली को ऐसा लगने लगता है कि शू इनके साथ मिला हुआ है। उधर पार्क शू से बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज उसने पुलिस से उसे बचा लिया था, तो वो उससे बोलता है कि चलो ठीक है, तुम मांगो जो भी तुम्हें मांगना हो। शू उससे कहता है कि वो चाइना के कॉल सेंटर में काम करना चाहता है, तो पार्क भी इस बात के लिए मान जाता है और उसे एक कार्ड दे करके एक बंदे से मिलने के लिए कहता है। शू उससे सारी डिटेल लेने के बाद पुलिस को उसकी लोकेशन बता देता है, जिसके बाद वो स्टील की हेल्प से अपना एक नकली पासवर्ड बनाता है और चाइना की तरफ निकल जाता है। शू उस होंगसू नाम के फ्रॉडस्टर से मिलने के लिए बहुत बेताब होता है। इधर पुलिस जब शू की डिटेल निकालती है तो उससे पता चलता है कि शू खुद एक डिटेक्टिव हुआ करता था, पर किसी वजह से उसने ये जॉब छोड़ दी थी। शू बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग शू को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत पीटते हैं, क्योंकि वो ये कंफर्म करना चाहते थे कहीं वो पुलिस का ऑफिसर तो नहीं है। और जब उनके लीडर चियोन को ये भरोसा हो जाता है कि ये कोई पुलिस का आदमी नहीं है, तो वो उसे कॉल सेंटर लेकर आता है, जहाँ पर उसके ही जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और इन सभी का काम कोरियन लोगों के साथ फ्रॉड करना होता है। शू को भी उनके साथ तरीका सीखने के लिए बैठा दिया जाता है और यहाँ पर शू देखता है कि वो लोग किस तरह से एक बंदे को इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं कि वो एक तरह से पैनिक कंडीशन में आ जाता है और वो उसकी इसी पैनिक कंडीशन का ही फायदा उठाते हैं, जिसके बाद वो एक बड़ा अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। पर तभी जब उस बंदे से शू की बात कराई जाती है तो शू उस टेलीफोन का वायर खींच देता है। इस वजह से उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो जो एक पैनिक या घबराहट वाली सिचुएशन बनी थी वो सेटल हो जाती है। इस वजह से उनका ये स्कैम फेल हो जाता है। ये बात जब उनका लीडर देखता है तो वो शू पर बहुत गुस्सा करता है और उसे वार्न करता है कि अगली बार उसने ऐसी गलती की तो वो जान से मारा जाएगा। लंच टाइम पर शू जब अपनी टीम से बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड एक कमांडर होंग है। उधर पुलिस जब पार्क की गाड़ी पकड़ती है तो उसे पता चलता है कि शू ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है और वो पुलिस को अपने साथ साथ चाइना बुलाना चाहता है। उधर शू जब अपना काम कर रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो बंदा अपने आप को हुंसू बता रहा होता है।
ये नाम सुनते ही शू को याद आ जाता है कि ये तो वही स्कैमर है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो ये कोई और नहीं, यहाँ का मेन इंचार्ज कॉक प्रो होता है। आखिरकार शू उस आदमी तक पहुंच ही गया था जिसके लिए वो इतनी मेहनत करके यहाँ पर आया था। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कॉक जितना जेंटलमैन दिखाई देता है वो उतना ही खतरनाक होता है। कॉक के साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता, और अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो कॉक उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। लंच टाइम पर जब एक बार फिर से शू अपनी टीम से बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ के दो मेन इंचार्ज हैं, एक तो कॉक प्रो और दूसरा शियोन, जो कि शू को यहाँ पर लेकर आया था। पर इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि इनकी कभी बनती ही नहीं है। कॉक प्रो का काम होता है टारगेट ढूंढना और फिर उनके साथ किस तरह से स्कैम किया जा सकता है इसकी प्लानिंग बनाना। शू के डायरेक्टर के साथ जो स्कैम हुआ था वो भी कॉक प्रो ने ही किया था। मीटिंग में कॉक प्रो जब अपनी टीम को बुला करके एक बड़े स्कैम की प्लानिंग कर रहा होता है तभी शू उन्हें चुप करके देखने लगता है। शू को पता चलता है कि ये सारे स्कैमर्स इंसान के दिमाग को पढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं और वो इंसान को डराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वो सबसे पहले जरूरतमंद की जरूरत को ढूंढते हैं या उसकी कमजोरी को ढूंढते हैं या फिर सबसे लास्ट में उसका डर ढूंढते हैं। इनमें से किसी भी चीज में वो उसे फंसा लेते हैं और अगर तब भी वो बच जाता है तो वो उसे लालच देने लगते हैं, जैसे फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए या फिर बहुत लो इंटरेस्ट में लोन देने के लिए। और अगर तब भी वो बच जाता है तो वो उसे इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, टैक्स डिडक्शन, जेल ऐसी चीजों में उसे फंसा लेते हैं। कॉक अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहा होता है कि हमें बस इंसान को डराना होता है। वो जितना ज्यादा डरेगा उतनी ही जल्दी डिसीजन लेगा और जितनी जल्दी डिसीजन लेगा वो हमेशा गलत ही डिसीजन लेगा। कॉक जब ये सब कुछ देख रहा होता है तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उस ऑफिस से कुछ पैसे चुराने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर कॉक उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत पीटता है और लीडर को बताता है कि ये बंदा आपके पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर लीडर खुश हो जाता है तो शू उससे कहता है कि मुझे भी आपकी टीम में काम करना है। कॉक उससे कहता है कि पहले कुछ दिन तुम्हें कचरा साफ करने का काम करना पड़ेगा, तब जाकर मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगा और अगर सच में तुम लायक हुए तो मैं तुम्हें अपनी टीम में रख लूंगा। अगले दिन से शू का वहाँ पर साफ सफाई का काम स्टार्ट हो जाता है और तभी एक दिन शू नोटिस करता है कि कॉक जनरल हॉक से बात कर रहा होता है और जनरल हॉक की बातों से हमें समझ में आता है कि उन्हें कॉक पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता है क्योंकि कॉक बहुत शातिर होता है और वो यहाँ पर जनरल हॉक को डबल क्रॉस करने की प्लानिंग में होता है। शू वहीं पर पड़ी हुई एक गोल्फ बॉल को उठा लेता है और उसे लिफ्ट में जाकर के अटका देता है ताकि लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह से ना बंद हो। रात में वो जब जासूसी करने के लिए आता है तो वो देखता है कॉक किसी के साथ फोन पर बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि कल करेंसी एक्सचेंज सेंटर में मिलियंस ऑफ डॉलर्स आने वाले हैं और कल ही हम लोग सारा पैसा उठा करके यहाँ से फरार हो जाएंगे। ये बात जब शू को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि पुलिस के आने का टाइम हो गया है, इसलिए वो चियोन के ऑफिस में पहुंचता है। पर तभी चियोन भी वहां पर आ जाता है, लेकिन इतने में ही उसे जनरल हॉक का कॉल आ गया तो वो उससे बात करने लग जाता है और मौके का अच्छा फायदा उठा करके शू सील को अपना सारा प्लान बता देता है और पुलिस को भी बुलाने के लिए कहता है। यहाँ पर सील एक लेनदार के कब्जे में होती है तो वो उसे पैसों का लालच दे करके अपने साथ चाइना आने के लिए कहती है। उधर सिक्योरिटी ऑफिसर को शू कहीं दिखाई नहीं देता है तो वो चारों तरफ शू को ढूंढने लगते हैं और शू एसी इवेंट की सहायता से बाथरूम में आ जाता है, पर फिर भी वो पकड़ा जाता है और वो लोग उसे बहुत पीटते हैं। अगले दिन शील अपने आदमी के साथ चाइना में लैंड करती है और सीधा उसी कॉल सेंटर की तरफ जाने लगती है। इधर कोरिया पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी। तभी हम कॉल सेंटर के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर कॉक अपने सभी आदमियों को बता रहा होता है कि आज का हमारा स्कैम दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम होने वाला है। अभी हाल ही में एक गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही सिलेक्ट किए जाने वाले हैं और इनकी लिस्ट अगले हफ्ते आएगी। पर इसके पहले ही हम सभी लोगों को कॉल करके बता देंगे कि उनका सिलेक्शन हो गया है, पर उनके हेल्थ चेकअप और सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए हमें उनके $250 चाहिए होंगे जो कि हम एक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेंगे और उन्हें इस तरह से हमको कन्विंस करना है कि आपकी जॉब लगने के बाद आप कभी भी चाहे तो उन पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं। ये बात सुनकर सभी कॉलर्स कॉल पर लग जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाने लगते हैं। बेचारे बच्चे बहुत मासूम होते हैं तो वो तुरंत ही अपना अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने लगते हैं। बाहर लगे स्कैमर्स तुरंत ही एटीएम में जाकर के सारा पैसा विड्रॉल कर लेते हैं और इस तरह से बस एक हाफ में ही वो $8 मिलियन का स्कैम कर देते हैं। ये देख करके वो सभी बहुत खुश होते हैं और अब अगला टारगेट बनाते हैं एक अगली कंपनी को और इस बार वो $15 मिलियन का टारगेट रखते हैं। उधर शू को उसका एक साथी छुड़ा लेता है और शू तुरंत उन्हें रोकने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि आज का स्कैम अगर नहीं रुका तो ये इतिहास में एक अलग ही नाम दर्ज कर देगा। दूसरी तरफ शील अपने साथियों के साथ करेंसी एक्सचेंज सेंटर में पहुंचती है और वहां पर अपनी फेक आइडेंटिटी दिखा करके वहां का सारा पैसा उनकी वैन में डालने के लिए कहती है, पर इतने में ही वहां पर असली लोग आ जाते हैं। इस वजह से सील और वो बंदा पकड़ा जाता है, पर वो लोग जैसे ही उन्हें मारने वाले थे कि इतने में ही पुलिस ऑफिसर ली अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच
जाता है। इधर जियोन को पता चल जाता है कि करेंसी एक्सचेंज सेंटर में पुलिस की रेड पड़ गई है। दूसरी तरफ शू इलेक्ट्रिसिटी के साथ छेड़छाड़ करके पूरे कॉल सेंटर की इलेक्ट्रिसिटी ही उड़ा देता है। इस वजह से कॉक को बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि आज वो सारा पैसा पैक करके यहाँ से भागने वाला था। शू तुरंत ही कॉक के ऑफिस में जाता है और जो फोन कॉक ने गोल्फ स्टिक के अंदर छुपाया हुआ था वो उस फोन को निकाल करके उसका नोटिफिकेशन चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है उसे एक आदमी ने मैसेज किया है कि करेंसी एक्सचेंज सेंटर में पुलिस की रेड पड़ गई है। ये देख करके शू बहुत खुश होता है, पर इतने में ही पीछे से कॉक उसे हिट करके बेहोश कर देता है। इतने में ही शियोन भी उसके ऑफिस में पहुंच गया था और वो कॉक और शू दोनों पर ही शूट करने लगता है। ये देख करके कॉक को बड़ा गुस्सा आता है तो वो शू को छोड़ करके शियोन पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। यहाँ पर शू को अच्छा टाइम मिल गया था तो वो कॉक का फोन लेकर वहां से भागने लगता है। शू बहुत चालाकी से वहां से निकलने वाला था, पर तभी अचानक से एक कॉल सेंटर का आदमी उसे देख लेता है और जोरों से आवाज लगाकर सभी को उसके बारे में बता देता है। शू किसी तरह से भाग करके टेरेस में आता है और वो पुलिस ऑफिसर ली को अपनी लोकेशन दे देता है, पर इतने में ही बाकी के आदमी भी ऊपर आ जाते हैं और बेचारा शू पकड़ा जाता है। कॉक का प्लान बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था तो वो इस बात का सारा बदला शू पर उतारता है और वो हॉन्ग को कॉल करके सारा ब्लेम शू पर डाल देता है और खुद इस चीज से फ्री हो जाता है। पर शू की लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी थी और वो सभी कॉलर्स को अरेस्ट करने लगती है। ये बात जब कॉक को पता चलती है तो कॉक वहां से भागने लगता है, पर टेरिस में आकर वो फंस जाता है और यहाँ पर शू से बहुत पीटता है। शू उसे जान से ही मारने वाला था, पर सही समय पर ऑफिसर ली वहां पहुंच जाते हैं जो कॉक को बचा लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद शू इस पूरे गेम के मास्टरमाइंड हॉन्ग को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि अगर वो फंसना नहीं चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि इस स्कैम में उनका नाम बाहर आए तो वो बस अपने सारे कॉल सेंटर का पता दे दें और वहां के इंचार्ज की सारी डिटेल दे दें। हॉन्ग भी काफी बुरी तरह से डरा हुआ था तो वो अपनी सारी कॉल सेंटर्स की डिटेल दे देता है और वहां के इंचार्ज के बारे में भी बता देता है। आगे शू उससे कहता है कि वो उससे पर्सनली मिलना चाहता है। हॉन्ग इतना घबराया हुआ था कि वो मिलने के लिए भी हाँ बोल देता है। ऑब्वियस सी बात है कि हॉन्ग भी अब पकड़ा ही जाएगा, पर यहीं पर हम शियोन को देख पाते हैं जो कॉक के वार की वजह से नहीं मारा था और वो एक दूसरी जगह पर जा करके एक अमीर आदमी को अपने प्रोजेक्ट दिखाता है जो कि उसने उसी कॉल सेंटर से चुरा लिए थे और इनकी हेल्प से वो बिलियंस ऑफ डॉलर का स्कैम कर सकते हैं। ये चीज उस बंदे को भी बहुत पसंद आती है और वो इस मिशन के लिए उसे हाँ कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये करना बिल्कुल ही फ्री है और इससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज आप इतना तो कर ही सकते हैं। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है ITZZSHIVAY जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।